गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो ने नाबालिग लड़कों को बरगलाने और उनका धर्म बदलवाने की ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि गेमिंग ऐप पर जिस तरीके से बद्दो धर्मांतरण करवाने में जुटा था वो कोई बच्चों का खेल नहीं है और इसीलिए पुलिस को शक है कि बद्दो को हिंदू नाबालिग लड़कों का ब्रेन वॉश करने और उनका धर्म बदलवाने की ट्रेनिंग मिली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो गेमिंग ऐप से जिस तरीके से धर्मांतरण के लिए लोगों को जाल में फंसाता था वो आसान काम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो महाराष्ट्र में बैठकर यूपी के गाजियाबाद में धर्मांतरण कराने में जुटा था। सूत्रों का कहना है कि जांच में पता चला कि कोरोना के दौरान बद्दो ने पहले ऑनलाइन गेम खेलने में महारत हासिल की। इसके बाद उसने जानबूझकर उन गेम को चुना जिन्हें खेलने वाले ज्यादातर नाबालिग थे। इसीलिए पुलिस को शक है कि ये सब कुछ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस बीच पुलिस सूत्रों का कहना है कि गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से हिंदू नाबालिग लड़कों के धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज और बद्दो नहीं बल्कि कोई और है, बल्कि धर्मांतरण के इस खेल में बद्दो सिर्फ एक मोहरा है और उसकी डोर किसी और के हाथ में है, जिसने बद्दो को आगे रखकर गेमिंग ऐप से धर्मांतरण की पूरी साजिश रची। सूत्रों का कहना है कि गाजियाबाद पुलिस को बद्दो के मोबाइल फोन और लैपटॉप से कुछ ऐसे सबूत मिले जो ये इशारा कर रहे हैं कि गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मास्टरमाइंड कोई और है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 3 साल से बद्दो धर्मांतरण के इस खेल में एक्टिव था और जिस तरह वो गेमिंग ऐप पर लड़कों को बरगला रहा था, ये सब उसके अकेले के बस की बात नहीं है। इसीलिए पुलिस को शक है कि धर्मांतरण के इस खेल का मास्टरमाइंड बद्दो नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि पिछले 3 साल से बद्दो किसके इशारे पर हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म बदलवाने में जुटा था। और सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो के मोबाइल फोन से गाजियाबाद पुलिस को पाकिस्तान के करीब 30 मोबाइल नंबर मिले, जिनकी जांच की जा रही है। 11 जून को बद्दो को महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार करने के बाद एक रोज पहले उसे ट्रांजिट रिमांड पर यूपी के गाजियाबाद लाया गया और पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान बद्दो ने धर्मांतरण की साजिश से जुड़े कई राज उगल दिए। पुलिस को बद्दो के पास से 2 मोबाइल फोन मिले जिनमें पाकिस्तान के कई मोबाइल नंबर हैं। इसीलिए पुलिस को शक है कि धर्मांतरण का यह खेल पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा था। इनके फोन पे 30 के लगभग पाकिस्तान के फोन नंबर सेव्ड होना मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक उसके मोबाइल फोन पर 6 ईमेल अकाउंट एक्टिव थे, जिनमें 2 गेमिंग ऐप से जुड़े थे, जबकि एक अकाउंट पर पाकिस्तान से कुछ ईमेल आए हुए थे। इसी वजह से पुलिस बद्दो के पाकिस्तान कनेक्शन को भी खंगालने में जुटी है। इस बीच पुलिस सूत्रों का दावा है कि गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो से पूछताछ के दौरान करीब 250 सवाल पूछे गए ताकि धर्मांतरण की पूरी साजिश से पर्दा उठाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियां भी बद्दो से पूछताछ में जुटी हैं और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि धर्मांतरण के इस पूरे खेल में कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण की इस पूरी साजिश के पीछे एक बड़ा गैंग काम कर रहा था, जिससे पर्दा उठाने के लिए गेमिंग ऐप से धर्म बदलवाने के आरोपी बद्दो से गाजियाबाद पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियों ने करीब 250 सवाल पूछे। इनमें बद्दो ने अब तक कितने धर्मांतरण करवाए, पाकिस्तान से उसे किस तरह की फंडिंग की गई और वो किसके इशारे पर काम कर रहा था, जैसे कई सवाल शामिल थे। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि वो कैसे नाबालिग लड़कों की पहचान करता था। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में बद्दो पुलिस को गुमराह करने के लिए न सिर्फ बयान बदलता रहा, बल्कि उसने बातों को घुमाने की भी कोशिश की। वहीं सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो पर पुलिस NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए क्योंकि जांच के दौरान धर्मांतरण के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं और पुलिस को बद्दो के पास से कुछ संदिग्ध नंबर और ईमेल अकाउंट मिले हैं जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। आरोप है कि पाकिस्तान के इशारे पर बद्दो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा था। सूत्रों के मुताबिक बद्दो न सिर्फ धर्मांतरण करवाने में जुटा था, बल्कि देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश भी रच रहा था। इसीलिए पुलिस बद्दो को देश के लिए खतरा मानते हुए उस पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसियां इस बात का भी पता लगा रही हैं कि पिछले 3 साल में बद्दो ने कितनी बार इन संदिग्ध नंबरों पर बातचीत की। उधर यूक्रेन और रूस की जंग के बीच पुतिन के वफादारों में शामिल दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दे डाली कि अब रूस आराम से अपने दुश्मन देशों की समंदर के अंदर बिछी इंटरनेट केबलों को तबाह कर सकता है और कोई उसे कुछ कह तक नहीं पाएगा। मेदवेदेव की इस धमकी के पीछे पिछले हफ्ते छपी वो रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया था कि यूक्रेन रूस की नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों में ब्लास्ट करने का प्लान बनाकर बैठा था और अमेरिका ये जानता था। इसलिए दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब रूस भी अमेरिका, ब्रिटेन और अपने बाकी दुश्मनों की समंदर में बिछी केबलों को नष्ट कर सकता है, क्योंकि जब पश्चिमी देश खुद रूस की नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों को उड़ाने का प्लान बना रहे थे तो वो किस मुंह से रूस को रोकेंगे। रूस से गैस लेकर जर्मनी जाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइनों में पिछले साल सितंबर में धमाके हुए थे। फिर पिछले हफ्ते अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छाप दी कि यूक्रेन भी उन पाइपलाइनों पर हमला करने की फिराक में था और अमेरिका को उसके प्लान की सारी जानकारी पाइपलाइनों में धमाके से 3 महीने पहले से ही थी। इसी बात पर मेदवेदेव ने चेतावनी दे डाली। इस बीच रूस के पड़ोसी और दोस्त बेलारूस ने दावा किया कि उसके यहां रूस के परमाणु हथियार पहुंचने शुरू हो गए हैं और उनमें कुछ परमाणु बम तो दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर गिराए गए परमाणु बमों से भी ताकतवर हैं। मार्च में ही पुतिन ने ऐलान किया था कि रूस अपने कुछ परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करेगा।
लेकिन रूस ने उन परमाणु हथियारों की तैनाती का वक्त जुलाई बताया था। पिछले हफ्ते भी पुतिन ने खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से कहा था कि 7-8 जुलाई तक बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों को रखने का बंदोबस्त हो जाएगा और उसके बाद रूस के न्यूक्लियर बम वहां पहुंचने लगेंगे। लेकिन लुकाशेंको ने एक इंटरव्यू में कहा कि बेलारूस ने रूस के परमाणु हथियारों की डिलीवरी लेनी शुरू कर दी है और तो और उनमें कुछ न्यूक्लियर बम तो दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से भी 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। यानी बेलारूस ने यूक्रेन और अमेरिका को सीधी सीधी धमकी दे डाली, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन का भी पड़ोसी है और जापान पर बम अमेरिका ने गिराए थे और वो रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। उधर रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने दावा किया कि डॉनबास इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की फौज की उस टुकड़ी को रूसी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद उसके सामने सरेंडर करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा। रूसी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक यूक्रेन के जिन सैनिकों ने डॉनबास में सरेंडर किया उनमें कई जवान बुरी तरह घायल थे, जिन्हें अपनी मौत का डर सता रहा था। इसीलिए उन्होंने रूसी सैनिकों से उनकी जान बचाने में मदद करने की अपील की और इसके बदले सरेंडर का प्रस्ताव रखा। बताया गया कि इस दौरान यूक्रेन के करीब 8 से 10 जवानों ने रूसी फौज के आगे हथियार डाल दिए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। इस बीच यूक्रेन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह पर हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। क्रीवी रीह में ही ज़ेलेंस्की पैदा हुए थे। वहां एक रोज पहले पुतिन की सेना ने क्रूज मिसाइल गिरा दी थी, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और वहां आग लग गई। क्रूज मिसाइल गिरने से वहां हर तरफ मलबा बिखर गया। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के क्रीवी रीह शहर में एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी। इस भयानक हवाई हमले में 11 लोगों की जान चली गई और 30 लोग जख्मी हो गए। दक्षिणी यूक्रेन के इसी क्रीवी रीह शहर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पैदा हुए थे। क्रीवी रीह पर हुए हमले को उन्होंने रूस की तरफ से किया गया आतंकी हमला बताया। Свідомий російський удар по звичайному місту лише हमले वाली जगह पर राहत और बचाव के लिए अलग अलग टीमें लगा दी गईं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि बीते 10 दिन में रूस की तरफ से किया गया ये सबसे भयानक हमला था। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन दुनिया को भूखों मरने की तैयारी में है। पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन के साथ हुए काला सागर अनाज समझौते को रद्द कर सकते हैं। रूस के मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने साफ कहा कि पश्चिमी देशों ने अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो वो काला सागर अनाज समझौते को रद्द कर देंगे, जिससे दुनिया के कई देशों में अनाज की भारी किल्लत हो जाएगी और कई देशों में भयानक भुखमरी आ जाएगी। असल में पिछले साल जुलाई महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ और तुर्की की कोशिशों के बाद दोनों देशों के बीच काला सागर अनाज समझौता हुआ था, जिसके तहत रूस ने हामी भरी थी कि वो अपने कब्जे वाले काला सागर के रास्ते यूक्रेन से होने वाले अनाज निर्यात में रुकावट नहीं डालेगा। हालांकि उस समझौते के दौरान पुतिन ने कई शर्तें रखी थी और अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ और पश्चिमी देशों पर उन शर्तों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. पुतिन की नाराजगी सबसे ज्यादा इस बात पर है कि पश्चिमी देशों ने समझौते की शर्तों के बाद भी यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई की। इधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में आरोपी मनोज साने का दूसरी महिलाओं के साथ भी संबंध होने की बात सामने आई। मनोज साने पर 4 जून को अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या करने और पेड़ काटने वाली कटर मशीन से शव के टुकड़े करने का आरोप है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनोज साने काफी समय से एक डेटिंग ऐप पर एक्टिव था और वो कई महिलाओं के साथ बातचीत करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में दूसरी महिलाओं के साथ आरोपी मनोज साने की चैट पुलिस को मिली है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसी बात को लेकर मनोज और उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोज के मोबाइल की जांच के दौरान जानकारी मिली कि वो सेक्स एडिक्ट था। पुलिस को उसके फ्लैट से HIV पॉजिटिव होने पर खाई जाने वाली कुछ दवाएं भी मिली। हालांकि पुलिस को मनोज साने की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वो HIV पॉजिटिव था या नहीं। पुलिस ने अब तक मीरा रोड हत्याकांड में आरोपी मनोज साने और सरस्वती से जुड़े 25 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इस बीच मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी मनोज साने ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के शव के 35 टुकड़े किए थे। पुलिस के मुताबिक 7 जून को मनोज साने के घर से शव के टुकड़े बरामद किए गए थे और जब उनकी फोरेंसिक जांच की गई तो पता चला कि आरोपी मनोज साने ने सरस्वती की हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोज साने ने 3 जून की रात को 10 से 12 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोप है कि उसने सोची समझी साजिश के तहत यह मर्डर किया, क्योंकि मनोज साने ने इस हत्या से कुछ महीने पहले ही पेड़ और मार्बल काटने वाली मशीनें खरीदी थी। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई कि मनोज साने ने कुछ साल पहले सरस्वती से मंदिर में शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद उसने कई महिला दोस्त बना ली, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच रोजाना झगड़े होते थे।